जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन वन शॉट। तो फटाफट नोटबुक एंड पेन लेके तैयार हो जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है नोट करते जाइए। नहीं भी कर पाते हैं देन डोंट वरी, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां से जाके आप इसके PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, ऑलरेडी हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने पढ़ा था, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। सिंपली होता क्या है कि अगर हम किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रीजन है, किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कर रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पैरेलल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी सरफेस रखते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल हम कोई भी सरफेस रखेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उस सरफेस से या उस ऑब्जेक्ट से होके क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस सरफेस से होके पास होगा। तो जब भी कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रखी जाएगी, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। क्योंकि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस फ्लक्स को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जस्ट ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन किया था। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने बोल तो दिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस रखी होती है उस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर। बट नंबर हम कैलकुलेट काउंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि फ्लक्स जो फील्ड लाइंस होती है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। और हमको मालूम है कि ये जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला फील्ड की स्ट्रेंथ पे, दूसरा सरफेस के एरिया पे, तीसरा द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अगर हम इन तीनों को मर्ज कर लेते हैं तो इन तीनों को मर्ज करने पे हमको क्या मिलता है, इट इज मेजर्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के स्केलर प्रोडक्ट से हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमको क्या मिला फ्लक्स का, अभी हमने बात की कि स्केलर प्रोडक्ट, तो फाई बी इज इक्वल क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। या इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, ये बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, सरफेस का एरिया। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। प्रोडक्ट स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी होगी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होगा वेबर, या इसी को हम बोलते हैं टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस हिसाब से बनता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, या इट इज ऑल्सो नोन एज वेबर। अब यहीं से अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ml2 t-2 a-1। क्लियर? आगे बात करते हैं, अगला है आपका फ्लक्स लिंकेज। अब देखो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। जैसे सिंपली हमने बात की कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का जो नंबर है, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कॉल्ड फ्लक्स। लेकिन अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसमें कई लेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, एक ये है, ठीक, इसमें कई लेयर्स हैं, इस टाइप से कई लेयर्स हैं इस सरफेस की, और लेयर वाइज अगर कोई रखा है सरफेस, दूसरी लेयर हो गई, मान लीजिए ये तीसरी लेयर हो गई, या इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं n लेयर्स हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट हैं इस सरफेस की, तो क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो इसके अंदर से पास होंगी वो एक सरफेस से तो पास नहीं होंगी, जितनी भी लेयर्स हैं इसमें हर लेयर के थ्रू होके पास होंगी। तो अब इस कंडीशन में हम बात करते हैं फ्लक्स लिंकेज की। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड था और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई कॉइल रखी, और उस कॉइल में क्या है, n नंबर ऑफ टर्न है, या कोई सरफेस रखी उसमें n लेयर्स हैं। इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन टर्न और वन लेयर इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n of the coil and the magnetic flux phi linking the coil is called flux linkage। या इसी को हम सिंपली जो फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल क्या होगा, n इंटू फाई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न और द नंबर ऑफ लेयर्स एंड फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न और वन लेयर। क्लियर?
तो लिंकेज, क्योंकि जरूरी नहीं है जो सरफेस रखी जा रही है उसमें एक ही लेयर हो या एक ही टर्न हो, जो कॉइल रखी जा रही है नंबर ऑफ टर्न होगा तो हर टर्न के लिए हम जो फ्लक्स होगा वो हर टर्न का काउंट करेंगे, तो जब टोटल फ्लक्स आएगा दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं बाई द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी सिस्टम में या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस होता है ये हमको पढ़ना है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रोसेस को? कि जब भी किसी कॉइल या कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या किसी भी सिस्टम में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ईएमएफ कैसे इंड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस इंडक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, फैराडे और हेनरी, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, हम उनका एक ओवरव्यू लेंगे और मूव करेंगे आगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनका विद मूवेबल कॉइल एंड मैग्नेट। पहला एक्सपेरिमेंट जो किया फैराडे और हेनरी ने, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ली, मान लीजिए ये एक कॉइल है, ठीक, और एक मूवेबल मैग्नेट, ठीक, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, मान लीजिए ये कौन सा है, साउथ पोल। उन्होंने एक कॉइल और एक मैग्नेट को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब भी किस कॉइल, ये जो कॉइल है आपकी, कॉइल दी गई है आपको, ये कॉइल मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं कैसा, ये क्लोज कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें हम नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ टर्न एक ही होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न भी हो सकते हैं इसमें। मान लीजिए मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न है, इस टाइप से कई नंबर ऑफ टर्न इस कॉइल में दे रखे हैं। जब भी हम एक कॉइल और एक मैग्नेट को लेके इनके बीच रिलेटिव मोशन कराते हैं, कौन सा मोशन कराते हैं, रिलेटिव मोशन कराते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब है हम इनको एक दूसरे के पास या एक दूसरे के दूर ले जाते हैं, तो क्या होगा। फैराडे और हेनरी ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक कॉइल ली और एक मैग्नेट ली, और उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराया या मैग्नेट को कॉइल से जब दूर मूव कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होती है देन ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और करंट को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कॉइल थी, कॉइल में एक एलईडी मान लीजिए अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है, एलईडी कनेक्ट है, और जब भी हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर ले जाएंगे, दैट मींस इनके बीच रिलेटिव मोशन कराएंगे, तो इस कॉइल में एक करंट डेवलप होगा, और ड्यू टू द करंट जो एलईडी होगी वो ग्लो करने लगेगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हुई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉइल में एक करंट डेवलप हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ठीक। बट इतने एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि मैग्नेट के मोशन के कारण इसमें करंट डेवलप हो रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से किया, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, विद टू मूवेबल कॉइल। अब की बार उन्होंने दो कॉइल्स ली, एक कॉइल ली और एक कॉइल ये है, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न है। इस कॉइल में उन्होंने क्या किया, जैसे ये कॉइल थी, इस कॉइल में उन्होंने एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर दी, और एक दूसरी कॉइल ली, इसके पास रखी, और इस दूसरी कॉइल में क्या किया, उन्होंने करंट पास कराया, और इस दूसरी कॉइल में करंट पास कराने के बाद इन दोनों कॉइल्स के बीच रिलेटिव मोशन कराया। रिलेटिव मोशन कराने पे क्या होगा, जब उन्होंने दूसरी करंट में कॉइल पास कराने के बाद रिलेटिव मोशन कराया, तो एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या पाया कि जो एक कॉइल थी, फर्स्ट कॉइल जिसमें एलईडी कनेक्ट कर रखी थी, वो एलईडी ब्लिंक करने लगी। अब एलईडी के ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि जब इनके बीच रिलेटिव मोशन हुई तो इसमें क्या हुआ होगा, करंट इंड्यूस हुआ होगा, उसी करंट के कारण ये ब्लिंक करी है, अदरवाइज ये ब्लिंक नहीं करती। क्लियर। अब क्यों ब्लिंक करी, उसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट और इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब इस कॉइल में करंट पास कराया गया तो ये क्या कर रही होगी, कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ होगा, इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन जब इनके बीच रिलेटिव मोशन हुई तो कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसमें चेंज आया होगा, और ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा और एक करंट पास होने लगा होगा, ये करंट इंड्यूस हो गया होगा, ठीक। बट इतने पे भी न ठहर के फैराडे और हेनरी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, विद टू फिक्स्ड कॉइल्स। अब की बार उन्होंने दो कॉइल ली, लेकिन इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं कराई। अभी ये क्या करा रहे थे, अभी इनके बीच ये
रिलेटिव मोशन करा रहे थे, यानी कॉइल को एक दूसरे के पास या दूर ले जा रहे थे। अब की बार उन्होंने दो कॉइल्स ली और दोनों ही कॉइल्स को क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने में क्या था, उन्होंने मान लीजिए ये एक कॉइल ली, इस कॉइल से उन्होंने क्या किया, एलईडी को कनेक्ट कर दिया, ये एलईडी कनेक्ट कर दी। एक दूसरी कॉइल ली, ठीक, इस कॉइल में उन्होंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास कराया, ठीक। लेकिन करंट पास कराते टाइम उन्होंने क्या किया, इसमें एक स्विच लगा दिया, स्विच। अब देखो अगर हम यहाँ स्विच लगा देते, मान लीजिए एक स्विच लगा है, ठीक। तो जैसे ही उन्होंने दोनों कॉइल को फिक्स करने के बाद पहले कॉइल में करंट पास कराया, तो जैसे ही उन्होंने इस स्विच को ऑन किया, तो स्विच को ऑन करने पे क्या हुआ, अभी जब करंट पास नहीं हो रहा था, दैट मींस यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इस कॉइल से फ्लक्स पास नहीं हो रहा था। बट जैसे ही इंस्टेंटली स्विच ऑन होगा, एट दैट इंस्टेंट ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अचानक से। दैट मींस इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास होंगी, सेकंड वाली कॉइल से। तो जब उन्होंने स्विच को ऑन किया, एट दैट इंस्टेंट फॉर ए मोमेंट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल इज चेंज्ड, ठीक। फर्स्ट कॉइल से फ्लक्स चेंज हुआ और क्या हुआ, एक शॉर्ट टाइम के लिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी कि एलईडी ब्लिंक करी। इसके बाद उन्होंने स्विच को फिर से ऑफ किया। स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, फिर से ऑफ करते टाइम एट दैट इंस्टेंट क्या होगा, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, दैट मींस इसमें फिर से करंट इंड्यूस होगा, ये फिर से ब्लिंक करी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब भी वो स्विच को ऑन या ऑफ करते थे तो उसके बगल वाली कॉइल में क्या होता है, इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट फॉर ए मोमेंट करंट डेवलप होता है। और ये अपने आप तो नहीं हो सकता, एक एक्सपेरिमेंट में हमको देखने को मिला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमको देखने को मिला, तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला। और इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे कलेक्टिवली फैराडे ने क्या कंक्लूड किया, कि उन्होंने कंक्लूड किया कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंकिंग विद एनी कॉइल और कंडक्टर, लिंकिंग का मतलब होता है पासिंग थ्रू एनी कॉइल और कंडक्टर इज चेंज्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंक्लूड किया क्या, कि जब भी किसी कॉइल या कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल या कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमिना कौन सा फिनोमिना, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ whenever the flux linking with the coil or conductor is changed is called electromagnetic induction। अब देखो कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर यही कंडक्टर कैसा हुआ, एक क्लोज सर्किट के फॉर्म में हुआ, यानी कि क्लोज लूप अगर बनाता होगा, एक सर्किट का फॉर्मेशन करता होगा, तो उस सर्किट में क्या होगा, करंट भी फ्लो होने लगेगा। भाई वोल्टेज तो हमको मिल गया, ईएमएफ मिल गई, और अगर उसे क्लोज्ड पाथ मिल जाएगा तो वो करंट भी प्रोड्यूस कर देगा, और जो करंट उस टाइम डेवलप होगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सो बेसिकली ये तीन एक्सपेरिमेंट थे जिनके बेसिस पे फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंक्लूड किया। क्या कंक्लूजन था, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, व्हेनेवर द फ्लक्स लिंकिंग विद एनी कॉइल और कंडक्टर चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और कॉइल चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर सी बात है। यहां पे एक बात हम और ऐड करेंगे, अगर यही कंडक्टर आपका क्लोज्ड लूप यानी कि एक सर्किट का फॉर्मेशन करता होगा, एक क्लोज्ड पाथ का फॉर्मेशन करता होगा, तो उस सर्किट में या उस पाथ में करंट भी डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। और जो ईएमएफ यहां पे डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। अब देखो, क्योंकि ये कंक्लूड किसने किया था, फैराडे ने, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे के कुछ लॉज भी हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे हमने ये तो कंक्लूड कर दिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट ये ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा या इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको लेके भी फैराडे ने दो लॉ डिस्क्राइब किए हैं। कौन कौन से लॉ हैं, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल और कंडक्टर चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग as the change in magnetic flux linking the coil continues। so simply अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ को इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो फर्स्ट लॉ है क्या, इट इज द डेफिनेशन, क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वही फर्स्ट लॉ है। केवल हमको इसमें कितना और ऐड करना है, हमको केवल इतना और ऐड करना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल या कंडक्टर में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा।
दैट मीन्स अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स तभी तक कंटिन्यू करेगा जब तक, सॉरी, ईएमएफ तभी तक कंटिन्यू करेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद, ईएमएफ स्टॉप्स। क्लियर? ये तो हो गया कंडीशन। बट हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट इज गिवन बाय द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लॉ क्या है, सिंपली हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये लॉ यूज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कितना ईएमएफ कॉइल में डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड हम सेकंड लॉ से फाइंड कर सकते हैं। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जैसे हमने अभी कोई कॉइल ली थी, तो उस कॉइल से लिंकिंग जितना फ्लक्स है, उसका जो फ्लक्स लिंकेज है, तो उस फ्लक्स लिंकेज के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n phi 2 minus n phi 1, where n is the number of turn and phi 1 is the initial flux, phi 2 is the final flux, so it may be written as n phi 2 minus n phi 1 divided by t। अगर इसी में हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट आएगा, बेसिकली उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल n phi 2 minus phi 1 by t, या इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज E इज इक्वल n d phi by dt। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है। और यहीं से अगर हम बात करते हैं तो d phi by dt, जैसे इसमें लिखा था, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल कंटिन्यूज, यानी कि अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, दैट मींस d phi by dt जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका, या इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए देखिए क्या है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग लॉज। उसके लिए हम दो लॉ यूज कर सकते हैं, एक लॉ है हमारा लेंस लॉ, दूसरा लॉ है कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर? तो इन दो लॉज के बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल में अभी हम बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हमने बात की, अब इंड्यूस्ड करंट को भी समझ लेते हैं कि इंड्यूस्ड करंट क्या है हमारा। तो इंड्यूस्ड करंट भी समझिए, इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो अब वो समझिए। जैसे अभी हमने बात की कि अभी हमने क्या पढ़ा, E इज इक्वल क्या है, n d phi बाई dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम ये मान लें, इफ कॉइल हैव रेजिस्टेंस R, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, R। ठीक है, देन जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा वो कितना हो जाएगा, देन इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी एक बात समझना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इज इक्वल होता है E बाई R। E की वैल्यू रखते हैं, तो E की वैल्यू तो जस्ट अभी हमने पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा 1 बाई R। E की वैल्यू क्या हो गई, N इंटू डी फाई बाई डी टी। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, N बाई R इंटू डी फाई बाई डी टी। सिंपली दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। अब अगर हम यहीं से इंड्यूस्ड करंट से क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज निकाल लें। फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, कितना चार्ज इंड्यूस होगा कॉइल में वो भी समझ लीजिए। इंड्यूस्ड चार्ज के लिए आपने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। आई की एक वैल्यू आप इधर पढ़ चुके हो, तो ये वैल्यू अगर आप उधर रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, N बाई आर डी फाई बाई डी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, डी टी से डी टी अगर कैंसिल कर लोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड चार्ज डी क्यू इज इक्वल क्या होगा, एन बाई आर इंटू डी फाई। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक,
अब ये इंड्यूस्ड चार्ज है या जो इंड्यूस्ड करंट है, पीछे हमने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन के लिए क्या लॉ यूज करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जो लॉज है हम उनकी भी बात कर चुके हैं। क्या थे? पहला लेंज लॉ यूज करते हैं, दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, अब इन लॉज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं जरा उनको भी समझो। जैसे आपका है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली ये जो आपका लेंज लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से एक बात तो कंफर्म है। ठीक, आगे हम इसकी भी बात करेंगे कि कैसे ये बेस्ड है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, बट फिलहाल में ये लेंज लॉ है क्या, जरा इसकी भी बात करते हैं। एक बहुत कॉमन सी बात समझो, हमने अभी क्या पढ़ा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके कारण इंड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स। अब देखो, चेंज इन फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स के चेंज होने के कई मेथड हो सकते हैं। फ्लक्स आपका इनवर्ड भी होता है, फ्लक्स आपका आउटवर्ड भी होता है। ठीक, फ्लक्स इंक्रीज भी कर सकता है, फ्लक्स डिक्रीज भी कर सकता है, तो कई मेथड हो सकते हैं। इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज करने, जो फ्लक्स है वो इनवर्ड हो और इंक्रीज हो रहा हो, फ्लक्स इनवर्ड हो बट डिक्रीज हो रहा हो, फ्लक्स आउटवर्ड हो बट डिक्रीज हो रहा हो, फ्लक्स आउटवर्ड हो बट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चेंजिंग द फ्लक्स। अब अलग अलग मेथड से फ्लक्स चेंज होने पे ईएमएफ जो डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। यानी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो उस फ्लक्स को क्या करने का कोशिश करेगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ? डिक्रीज। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो उस फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज। कुल मिला के अपोज करना है। कुल मिला के क्या करना है? अपोज करना है, चाहे वो इंक्रीजिंग फ्लक्स हो चाहे डिक्रीजिंग फ्लक्स हो। सो सिंपली व्हाट इज द लेंज लॉ? The induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it. That produces it का मतलब क्या? So as to oppose the cause. Cause कौन सा होगा? Cause है यहाँ पे change in flux. Change in फ्लक्स, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी जो उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज के कारण ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मींस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कुल मिला के अपोज करना है। दिस इज द लेंज लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट लॉ क्या था हमारा? नेक्स्ट लॉ आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, हम उसकी भी बात करेंगे, बट फिलहाल में भी हम पढ़ते हैं क्या? मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। अब देखो, ईएमएफ के इंड्यूस होने के एक बहुत सिंपल सा तरीका समझो। हमने ईएमएफ का फॉर्मूला भी जो पढ़ा, क्या पढ़ा था ईएमएफ का फॉर्मूला? E इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल क्या था? N d फाई बाई dt। यानी कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। किस पे? ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स पे। अच्छा, फ्लक्स इज इक्वल क्या होता है? B इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। तो बेसिकली फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। तो यहां से एक कॉमन सी बात निकल के आ जाती है कि जो मेथड है ईएमएफ को इंड्यूस करने के वो इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि ईएमएफ फ्लक्स के कारण डेवलप होता है। तो पहला मेथड क्या है? बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। सेकंड क्या है? बाई चेंजिंग द एरिया A। थर्ड क्या है मेथड? बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा। दैट मींस इन तीन फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को चेंज करके हम सिस्टम में ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं या ईएमएफ को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग द ईएमएफ इज मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर। सिंपली हम यहाँ पे किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू देयर मोशन। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, यूनिफॉर्म एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप बात करते हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है
वो ये है, ये कंडक्टर है। सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस इज ऑफ लेंथ L। कितनी लेंथ का कंडक्टर है? L लेंथ है इस कंडक्टर की, ठीक। एंड इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है परपेंडिकुलर टू इट। कितनी वेलोसिटी से? v। अब देखिए अगर ये कंडक्टर यहां पे होता, जैसे यहां होता, हम यहां से इस कंडक्टर को, यहां था, यहां से इस कंडक्टर को इधर मूव करा के ले जाएंगे, यानी कि ये मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, दैट मींस इट विल स्वाइप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्वाइप करेगा। अब अगर समझना है कैसे स्वाइप करेगा, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे आपने देखा नॉर्मली पोंछा लगाया जाता है, तो जितने स्पेस में से घसीटता हुआ जाता है उतने स्पेस की डस्ट को खत्म करता हुआ जाता है। ऐसे ही जब ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा मूव करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड को स्वाइप करता हुआ जाएगा। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड को स्वाइप करेगा, सपोज हम ये मानते हैं कि ये जो आपका कंडक्टर था ये इन पॉइंट्स पे था, पॉइंट ए और बी पे, ठीक है। पहले ये कंडक्टर कहाँ था? ए बी। बाद में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये ए बी से मूव करता करता कहाँ पहुंच गया? इन पॉइंट्स पे पहुंच जाता है। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं P और Q। ए बी पे रखा था, ये मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी क्यू पे पहुंच गया। क्लियर? सपोज इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, हम यहां मान के चलते कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कर लिया, यहां पे x डिस्प्लेसमेंट कर लिया। कितना कर लिया? x डिस्प्लेसमेंट कर लिया ये। अब होगा क्या? जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होगा तो ये एरिया स्वाइप करता हुआ जाएगा, यानी कि ड्यू टू द चेंज इन एरिया या ड्यू टू द स्वाइपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो हमें समझना है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इट स्वाइप एरिया या हम बोल सकते हैं क्या स्वाइप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एज ए रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब देखो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, देन अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितनी होगी? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू समझ लीजिए। आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या? E इज इक्वल क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। क्लियर? अब देखो डी फाई बाई डी टी, अगर आप फाई की वैल्यू रखते हो तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल डी बाई डी टी, ठीक। फाई इज इक्वल क्या होता है? बी इंटू ए। अब देखो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब है सिंपली जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है? 0। अगर इनके बीच का एंगल 0 तो देखो b बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल बी इंटू डी बाई डी टी। बचा क्या? एरिया। एरिया इज इक्वल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ L, कितना ये स्वाइप करके आया है? x, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब यहाँ पे देखो लेंथ को अगर हम बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल बी इंटू एल, और ये क्या हो गया? डी एक्स बाई डी टी। अब जरा इसमें यहाँ पे देखो, ये जो डी एक्स बाई डी टी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया? बी एल वी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक। सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल डी फाई बाई डी टी से सॉल्व करना है हमको। फ्लक्स की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आंसर जो होगा वो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा। बट फिलहाल में यहाँ पे जो बात थी कि ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा था इसमें, वो भी हमने बता दिया कि जब ये मूव करेगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल स्वाइप एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में एरिया स्वाइप करेगा, और एरिया स्वाइप करने का मतलब है फ्लक्स स्वाइप होगा, और फ्लक्स के स्वाइप होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम यहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन की बात करें कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करते हैं कैसी होगी तब वो भी समझ लीजिए। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर ये मूव कर रहा है, इस कंडक्टर में जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसके भी बारे में बात करते हैं, समझ लीजिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेच अवर forefinger, middle finger and thumb of your right hand so that they are at right angles to one another. If the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion of conductor, then the middle finger will points in the direction of induced current. Simply, forefinger will points in the direction of magnetic field, thumb will points in the direction of motion of conductor, then middle finger will points in the direction of induced current. क्लियर है? अब यहां पे देख लीजिए, जैसे आपसे बात की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, क्या है, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मिडिल फिंगर की तरफ पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, ये V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। यानी कि अब अगर हम ये जो मोशनल ईएमएफ का केस लिया था, इस केस में हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब मोशन की डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर कहां जा रही है, ऊपर। यानी कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स बाई राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक होगा। क्या है, करंट डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से किधर जा रहा है, Q से P, Q टू P। अब देखो करंट Q से P की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो एंड होगा कंडक्टर का, ये एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये एंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पोलरिटी ऑफ ईएमएफ इन द कंडक्टर, तो कैसे फाइंड करोगे। अब देखो करंट इधर से उधर जा रहा है, यानी कि इस एंड से करंट बाहर आएगा, आउटर सर्किट से घूम के इधर अंदर जाएगा। तो ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और इसमें जो करंट होगा, P पॉइंट होगा वो पॉजिटिव पोलरिटी पे होगा, Q पॉइंट होगा वो नेगेटिव पोलरिटी पे होगा। क्लियर है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमने बात करी। नेक्स्ट is the EMF induced in rotating rod in magnetic field। अभी तो हमने बात की ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन ऑफ कंडक्टर। अब हम बात करेंगे किसके कारण, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। अब देखो रोटेशनल मोशन के लिए भी अगर हमको केस लेना है, सो लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। हम इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर से किधर है डायरेक्शन इसकी, इनवर्ड डायरेक्शन में है। स्ट्रेंथ कितनी है, B। लेट अस कंसीडर ए रॉड दैट इज ऑफ लेंथ L। हमने एक रॉड ले ली, इस रॉड की लेंथ कितनी है, L लेंथ की ये रॉड है, ठीक है, लेंथ है इसकी L, ठीक। सपोज द पॉइंट O ऑफ दिस रॉड इज फिक्स्ड एंड दिस एंड इज फ्री टू रोटेट। हमने पॉइंट O पे इसको फिक्स कर दिया, एंड सपोज इट विल रोटेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे ये है, हम ये मान के चलते हैं ये जो रॉड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कितनी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। सपोज ये पॉइंट ए से रोटेट करना स्टार्ट करती है एट एनी टाइम,
ये पॉइंट ओ से रोटेट, ए से रोटेट करके कहां तक पहुंच जाती है, पॉइंट बी तक पहुंचती है, और इसके बीच में ये कितना एंगल कवर कर लेती है, थीटा एंगल कवर कर लेती है। ठीक, अब देखो जब ये रॉड रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड में तो ये भी एरिया स्वाइप करेगी, दैट मीन्स ये भी, इससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझिए। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें यहां पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब देखो फाई की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल डी बाई डी टी, फाई इज इक्वल क्या होता है, बी इंटू ए। अब यहां पे भी वही बात समझिए, जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रॉड क्या चेंज होगा, एरिया। अगर यहाँ पे एरिया चेंज होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल डी बाई डी टी। अच्छा B कांस्टेंट है तो B क्या होगा, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी, ये बचा आपका एरिया। अब देखो एरिया की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो एरिया समझना पड़ेगा, कैसे हम एरिया कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो, फॉर सर्किल के लिए जो आपका एंगल है, एंगल अगर एंगल कितना है 2 पाई होता है कंप्लीट, तो एंगल वर्सेस एरिया का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो देखो 2 पाई अगर एंगल होता है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई एल स्क्वायर। क्या होता है, पाई एल स्क्वायर। अगर हम यहीं से कितना एंगल निकालते हैं, अगर हम यहां से एंगल निकालते हैं थीटा, तो थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये एरिया हो जाएगा थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रोटेशन हमने कितने एंगल का लिया है, थीटा एंगल का लिया है। क्लियर। अगर हम यहां से देखते हैं तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। तो एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे ये रख सकते हैं, किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, तो बी दैट इज इक्वल डी बाई डी टी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। एल क्या है, लेंथ, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो लेंथ भी क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। अब यहां पे देखो डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पे कितनी ले रखी है, ओमेगा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा ले रखी है, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा। सो सिंपली क्या हो गया फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल हाफ बी एल स्क्वायर बाई ओमेगा। अगेन इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, इसमें भी हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज हमको करना है, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग डिस्क। अभी तो रोटेटिंग रॉड का था, अब रोटेटिंग डिस्क का बात करते हैं। सपोज, फिर से वही कहानी, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज ऑफ इंटेंसिटी बी। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी। सपोज ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, हमने एक डिस्क ली, इस डिस्क की रेडियस हम कितनी मानते हैं, आर, is placed in this magnetic field and rotates with velocity ओमेगा। ठीक है, रेडियस आर है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो देखिए जब ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, दैट मींस द एरिया
चेंज होगा, ये भी एरिया स्वाइप करेगी, एरिया चेंज होगा, और जब ये एरिया चेंज होगा तो ड्यू टू द चेंज इन एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा पासिंग थ्रू द डिस्क, तो इस डिस्क में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा वही लॉजिक है, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अभी क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, वैल्यू जरा प्लेस करते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा बी इंटू ए, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, क्या आया, डी ए बाई डी टी। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन एरिया को अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इंटू डी ए बाई डी टी है, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया है, इसको अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं एरिया इंटू फ्रिक्वेंसी, क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू फ्रिक्वेंसी। रेट ऑफ चेंज इन एरिया का मतलब है चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एरिया इंटू फ्रिक्वेंसी। अब देखो इस डिस्क का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इस रेडियस हमने इसकी आर मान रखी है तो पाई आर स्क्वायर। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा बाई 2 पाई, क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। अब यहां से देखो, यहां से अगर हम चाहें तो पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचा क्या, अगेन वी हैव, जो हमारे पास बच रहा है, अगेन वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1/2, ये क्या हो गया, बी, और रेडियस हमने मानी थी आर, तो आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क। अगेन वही, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, और अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करते तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, माइनस का साइन यूज कर सकते थे, क्या यूज कर सकते थे, माइनस का साइन यूज कर सकते थे, बट ईएमएफ का इंड्यूस मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमने माइनस साइन को यहाँ कंसीडर नहीं किया। अगेन वही बात कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वी डी आई, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, क्लियर। सो ये मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ था। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इज द एनर्जी कंसीडरेशंस इन मोशनल ईएमएफ। अब देखो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर मूव करता है तो ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, लेकिन क्या ये इंड्यूस होने वाला ईएमएफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या नहीं करता, समझने वाली बात ये है, सोचने वाली बात कि या ये फॉलो करेगा या नहीं। अब ये करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं प्रोसेस को मोशनल ईएमएफ के को। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, ये दिस इज ऑफ लेंथ एल, हमने इसको रखा हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में, कौन से पॉइंट हैं, पी और क्यू, इनके बीच में। सपोज ये मूव करता है, suppose this conductor will move in magnetic field with velocity b perpendicular to the direction of magnetic field, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमने मूव करता हुआ माना है। सपोज ये इस टाइप से मूव करता हुआ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मूव करता हुआ जाएगा तो कोई ना कोई एरिया स्वाइप करेगा, और जब ये एरिया स्वाइप करेगा तो हमको ये भी मालूम है कि मोशनल ईएमएफ इसमें कितना होगा, यहां पे अगर हम बात करें तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्क्राइब किया था, क्या आया था, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल क्या था, बी एल वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड वी इज द वेलोसिटी। और इन तीनों के बारे में हमको क्या मालूम है कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और मूव भी परपेंडिकुलर कर रहा है, क्लियर। अब अगर हम यहां से बात करते हैं कि जब ये इसमें मूव करेगा तो मूव करते टाइम इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर,
मिडिल फिंगर क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट, वी यानी कि मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। तो हम करते हैं, अलाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मोशन किधर, इधर की तरफ, थंब मोशन की डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर किधर जा रही है, नीचे, यानी कि इसमें इंड्यूस होने वाले करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अगर अभी मानते हैं तो इसमें जो करंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। ठीक, अब देखो इसमें जब करंट डेवलप हो जाएगा तो यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि व्हेन द कंडक्टर विल मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू देयर मोशन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें करंट डेवलप हो जाएगा। कितना करंट डेवलप होगा, तो अगर हम यहाँ पे मान लें तो करंट इन कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, करंट इन कंडक्टर, तो मान लीजिए ये जो कंडक्टर आपको दिया है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। अगर रेजिस्टेंस R है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल E बाई आर, ई बाई आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एल वी अपॉन आर। कितना करंट यूज हुआ, बी एल बी अपॉन आर, और इस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड। ठीक, अब यहां पे एक और लॉजिक यूज होगा। क्या यूज होगा कि जैसे ही इसमें करंट डेवलप होगा देन ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर हम यहां पे पढ़ते हैं तो फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑन कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल क्या होता है, एफ ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इक्वल आई बी एल साइन थीटा। अब देखो आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, अब थीटा देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, आई की वैल्यू हमको मालूम है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू रखते हैं, तो एफ बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी एल वी अपॉन आर इंटू ये क्या हो गया, बी एल, आई की वैल्यू रख दी, कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अब यहां पे देखो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी देख लो। अब ये जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एफ बी आई, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब किधर, फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा की बार ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। सोचने वाली बात यहां पे ये है कि हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं अंदर, बट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यानी कि अपोजिट टू द मोशन। किधर लग रहा है, अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू मोशन। कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। अब अगर ये फोर्स अपना काम दिखा देगा तो कंडक्टर अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अगर हमें कंडक्टर की मोशन को कंटिन्यू रखना है सो वी विल यूज मैकेनिकल पावर टू कंटिन्यू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट हमें मोशन को कंटिन्यू रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, टू कंटिन्यू मोशन अगेंस्ट फोर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड मैकेनिकल पावर। तो पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पावर चाहिए, तो देखो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जो मैकेनिकल पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपका ये रहा, वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक, ये हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गया आपका, v। यानी कि यहां से अगर हम रिक्वायर्ड मैकेनिकल पावर की वैल्यू निकालते हैं तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये तो रिक्वायर्ड मैकेनिकल पावर हो गई, किसके लिए, रिक्वायर्ड मैकेनिकल पावर फॉर कंटिन्यू द मोशन,
ठीक, अब बात करते हैं कि सिस्टम में ऑलरेडी पावर है कितनी। तो सिस्टम में पावर की भी बात कर लेते हैं कि कितनी है। तो पावर डेवलप्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, पावर डेवलप्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट भी देख लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट से कितनी पावर डेवलप हुई। तो देखो पावर इंड्यूस्ड का भी फॉर्मूला आपको मालूम है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई सॉरी आई स्क्वायर आर। पी इज इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आई आपने क्या पढ़ा, वी एल बी अपॉन आर, वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी एल वी अपॉन आर क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू आर रखो। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, इंड्यूस्ड पावर कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये कौन सी पावर आ गई, ये पावर आ गई इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड पावर। अब यहां पे देख लीजिए रिक्वायर्ड पावर कितनी थी, ये इंड्यूस्ड पावर कितनी आई, ये। दैट मींस द रिक्वायर्ड पावर इन द सिस्टम इज मैच विद द पावर इंड्यूस्ड ड्यू टू द करंट। अगर ये दोनों पावर मैच कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये सिस्टम है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो कर रहा है। और हमको यही प्रूव करना था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा या नहीं। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। तो कैसे प्रूव करना है, पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, करंट, फोर्स, फोर्स से हम क्या निकालेंगे, पावर, और पावर को हम यूज करके इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल। अब देखो समझने वाली बात है, अभी हमने रोटेटिंग डिस्क का निकाला, रोटेटिंग रॉड का निकाला, अब हम रोटेटिंग कॉइल का निकालते हैं। अब देखो रोटेटिंग कॉइल के लिए अगर हम ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करते हैं, तो सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पे नॉर्थ लिया, यहाँ पे क्या लिया, साउथ। हमने एक कॉइल ली, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस कॉइल का एरिया कितना है, ए। ठीक, ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितनी वेलोसिटी से रोटेट करती है, ओमेगा वेलोसिटी से। अब जब ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगी, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज चेंज विद टाइम, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, नंबर चेंज होगा। एंड ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमको ये भी मालूम है कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब जरा देखो, इस डी फाई बाई डी टी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से थोड़ा सा अगर हम और ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल डी बाई डी टी। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब यहां से देखो बी और ए तो कांस्टेंट है, बट जो एंगल जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पे क्या होगा, इसका जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। और जब इसका एंगल चेंज होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ई को, मतलब जो बी और ए है इनको हम बाहर ले सकते हैं। ये क्या आ गए, बाहर आ गए। अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी। और देखो थीटा, थीटा को अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। क्यों लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा है, जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, थीटा बाई टी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। अब देखो ये क्या है, कॉस ओमेगा टी। अगर हम यहां से कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल बी इंटू ए। ठीक, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, अभी हम ईएमएफ की बात कर ही रहे थे तो ईएमएफ के बारे में ये भी समझ लीजिए
कि ईएमएफ में क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये माइनस साइन हम लेके चलेंगे, माइनस साइन अगर हम लेके जाएंगे, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल ओमेगा, ठीक है, B इंटू ए इंटू ओमेगा, ये क्या आया, साइन ओमेगा टी। यहां पे अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर हम ये मान लें कि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ कॉइल हैव n टर्न्स, कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न है, तो n नंबर ऑफ टर्न के केस में क्या होगा, E इज इक्वल, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, यहां पे ये जो आपका एन बी ए ओमेगा है, ठीक है, ये जो आपका एन बी ए ओमेगा है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, ई नॉट के इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक, अब ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया, तो जब ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो जाएगा तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल कितना आया, E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, एनबीए ओमेगा के इक्वल होता है, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो हम रोटेटिंग कॉइल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। यहीं से अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट के लिए भी फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं, रोटेटिंग कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा है, आई इज इक्वल क्या होता है, ई बाई आर। तो अगर हम ये वैल्यू रख लेते हैं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का भी फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको एक ही फॉर्मूले पे फोकस करना है, E इज इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, ये माइनस का साइन क्यों यूज हुआ है, ये माइनस का साइन यूज हुआ है ड्यू टू द लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये बात तो क्लियर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा, दैट मींस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, जिसके कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस। बट जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो फिर हम माइनस कंसीडर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर। देखिए बेसिकली ये तो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का है, बट यहाँ पे हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल पढ़ ही लिया है, तो हम एसी जनरेटर को भी यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। एसी जनरेटर क्या है, जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल, ये उसी का एक एप्लीकेशन है। सिंपली एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो किसको, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल। रोटेटिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल को यूज करके वर्क डन को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सिंपली जनरेटर इज ए मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो इसका अगर हम देखें तो इसका जो वर्किंग डायग्राम है वो इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन पोल्स के बीच में एक कॉइल होती है। जब ये कॉइल अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो अभी हमने क्या पढ़ा, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि रोटेशन में हम जो भी मैकेनिकल वर्क करेंगे या कॉइल को रोटेट कराने के लिए हम जो भी मैकेनिकल एनर्जी देंगे, वो ड्यू टू द रोटेशन जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट मींस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट होते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है इसके पार्ट्स। सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस जनरेटर। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज, देखो प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या, व्हेन ए क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट गेट्स चेंज्ड कंटिन्यूअसली which causes a induced current or EMF in the coil. The work done to rotate the coil is obtained in the form of electrical energy of the coil. कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला देयर आर 4 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है, फील्ड मैग्नेट। सिंपली दो मैग्नेटिक पोल्स हम यूज कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन मैग्नेटिक पोल्स या इसी मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट। फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर द रोटेशन ऑफ कॉइल। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड इज आर्मेचर कॉइल। हमने क्या बोला, इसके बीच में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, कॉपर की कॉइल होती है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमको ईएमएफ ज्यादा चाहिए होता है तो हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते हैं। ये आपने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है,
एन डी फाई बाई डी टी। तो नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न बहुत होते हैं। कॉपर की कॉइल होती है और ये क्या होती है, दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल। और इसका फंक्शन क्या है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और जब ये रोटेट करेगी तो इसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस कॉइल इज नोन एज आर्मेचर कॉइल। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड इज द स्लिप रिंग्स। अब देखिए जब ये कॉइल है, ये कॉइल अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, जब कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उस ईएमएफ को आउटर सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए हम कॉइल के दोनों एंड्स पे एलॉय की दो रिंग कनेक्ट करते हैं, जिन रिंग्स को बोला जाता है स्लिप रिंग्स। और इनका फंक्शन केवल इतना ये है कि ये कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को आउटर सर्किट में ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स ऑफ कॉपर सेपरेटली which do not touch each other and rotate along with the coil on the same axis. These are called slip rings. ये कॉइल के साथ घूमती हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया है, देखो एक रिंग ये दी है R2 और एक रिंग ये दी है R1, डायग्राम में आपको दिख रहा है। फोर्थ पार्ट इज द कार्बन ब्रशेस। अब देखो कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ रिंग्स भी घूमेंगे। अब रिंग्स में अगर रिंग जो डायरेक्ट है, कॉइल या रिंग डायरेक्टली हम किससे कनेक्ट कर देंगे, एक्सटर्नल सर्किट से, तो वायर क्या होगा, ट्विस्ट होता जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हैं जिससे बिना मतलब कांटेक्ट भी बना रहे और मोशन भी साथ में ना हो और करंट ट्रांसफर होता रहे। तो इसके लिए स्लिप रिंग्स से हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स के कांटेक्ट में हम दो ग्रेफाइट के ब्लॉक्स लगाते हैं। ये एक ब्लॉक ये लगा है, एक ब्लॉक ये लगा है, जिन ब्लॉक्स को बोला जाता है ब्रशेस। ये ब्लॉक केवल क्या करते हैं, ये केवल रिंग को टच करते हैं, यानी कि इस तरीके से होंगे, टच कर रहे होंगे, रिंग ऐसे घूमती रहेगी और ये ब्रश उसको टच करते रहेंगे क्योंकि लगातार कांटेक्ट में होते हैं। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, तो जो भी ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हुआ वो ग्रेफाइट के थ्रू कहां चला जाता है, एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इनका केवल फंक्शन क्या है कि ये इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है, ड्यू टू द रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रिंग्स। ठीक, अब बात आती है इसकी वर्किंग की। तो देखो वर्किंग बहुत इजी है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जब ये कॉइल घूमेगी तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जैसे ये फेस है ए बी, ये फेस कौन सा है, ये फेस है आपका ए बी, ए और ये है बी। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए बी अप जाएगा और ये क्या होगा, सी डी डाउन। ए बी कैसा होगा, अपवर्ड जाएगा, सी डी कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। और यही अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, जैसे ये है, ठीक, ये फेस ये है, ये वाला फेस हमने ओपन वाला फेसबुक का क्या मान लिया, ए बी, क्लोज्ड वाला सी डी, ऐसा रखा है। पहले आप में क्या होगा, ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे। अब देखो ये हाफ हो गया, इसके बाद सी डी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे, फिर अगले में ए बी ऊपर, सी डी नीचे। यानी कि हर हाफ साइकिल के बाद ए बी और सी डी के मोशन की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। दैट मीन्स अगर मैग्नेट मोशन की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होगी। और ऐसा ईएमएफ जो हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। दैट मीन्स ड्यू टू द फैराडेज लॉ या अकॉर्डिंग टू द फैराडेज राइट हैंड रूल, जब भी ये कॉइल रोटेट करेगी इन फर्स्ट हाफ साइकिल द current will flow in forward direction and in next half cycle it will flow in reverse direction। यानी कि हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन होगी, जो पोलरिटी होगी वो चेंज होती जाएगी। यानी कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और हम इस जनरेटर को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। अभी हमने मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू एनी कॉइल। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप हमारा आता है सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, बेसिकली अगर हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर हम करंट पास कराते हैं आई, मान लीजिए इस कॉइल में आई करंट पास हो रहा है। हमको ये मालूम है ऑलरेडी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये प्रूव किया हुआ है कि whenever we will pass the current through this coil it will produce magnetic field in its surrounding, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस कॉइल के थ्रू इस तरीके से पास हो रही होंगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर सराउंडिंग में होगा दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस कॉइल के थ्रू पास हो रही होंगी।
यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद में क्या करेंगी, क्लोज लूप का फॉर्मेशन भी करेंगी। तो जब इस कॉइल में हमने करंट पास कराया तो करंट पास कराने का मतलब था कि इस कॉइल के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू क्या पास होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन आ गया कि जब हम करंट पास कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू क्या पास होगा, फ्लक्स। लेकिन अगर हम इस करंट को कांस्टेंट ना लेके कैसा करंट लेते हैं, वेरिंग करंट लेते हैं या अल्टरनेटिंग करंट ले लेते हैं, दैट मींस अगर हम इस करंट को कंटिन्यूअसली चेंज करते जाएं, तो करंट अगर हम कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे तो ये बात तो फैक्ट है कि ड्यू टू द चेंज इन करंट क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। और अभी लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंकिंग विद एनी कॉइल और कंडक्टर इज चेंज्ड देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कि रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम कॉइल से पास होने वाले करंट को चेंज करते हैं तो सेम करंट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इसी कॉइल में ईएमएफ के इंड्यूस होने की ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। सिंपली whenever the current passing through any coil or conductor is changed, then due to the change in flux passing through the same coil, EMF is induced in it. The phenomena of inducing EMF in the same coil by the change of current is called self induction. इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, self induction। तो हमने क्या डिफाइन किया है, when the current in the coil changes, there is a change in magnetic flux linking the coil, hence an EMF is induced in the coil which opposes the change of current in the coil. This phenomena is called self induction। और ये हमको अभी मालूम था कि जो EMF इसमें इंड्यूस होता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, बाय लेंज लॉ, तो लेंज लॉ के थ्रू हमने ये पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा दैट विल अपोज द कॉज दैट इंड्यूसेस इट। यानी कि ये EMF किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। तो ये इंड्यूस होने वाला EMF फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। अब ये फ्लक्स अपने आप तो चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स के चेंज होने के पीछे जो मेन रीजन है वो किसका है, दैट इज द चेंज ऑफ करंट। सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को अपोज करता है जिस कॉज के कारण ये डेवलप हुआ। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉज क्या है, चेंज इन करंट। तो जो ईएमएफ इसमें डेवलप होगा वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सिंपली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। और जब वो ईएमएफ चेंज इन करंट को अपोज करेगा तो वहां से एक कांस्टेंट निकल के आएगा। क्या हम डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल और सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस of the coil. It is also called the electrical inertia। यानी किसी भी कॉइल या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो उसमें होने वाले करंट के चेंज को अपोज करता है। अपोज किसके कारण करता है, ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग लेंज लॉ। ठीक, तो जिस प्रॉपर्टी कारण ये अपोजिशन जनरेट होता है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आपने पढ़ा है कि जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज है, अभी हमने क्या बोला, कॉइल में जब हम करंट पास कराएंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या पास होगा, फ्लक्स। हमने ये भी बोला था कि जब हम करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स। यानी कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करें तो जो चेंज इन फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो हमको क्या रिलेशन मिला, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के। क्लियर है, अब एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल। ठीक, अगर हम यहां से एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहां से एल की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, एल इज इक्वल हमको मिल जाएगा एन फाई बाई आई। यहां पे ये जो एल है दिस इज ए कांस्टेंट नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अब इसी सेल्फ इंडक्टेंस का हम यहां से अगर यूनिट निकालें तो यहां से इसका जो एसआई यूनिट आएगा, क्या आएगा इसका एसआई यूनिट, वो भी समझ लीजिए।
अगर हम इसके एसआई यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, एन फाई बाई आई। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर, या इसी वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेनरी। इसी वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, हेनरी। सो सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल ड्यू टू विच इट विल अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज पासिंग थ्रू इट, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया और सेल्फ इंडक्टेंस। और बेसिकली ये पोजीशन डेवलप किसके कारण हुआ था, ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर ही ऐसा होता है कि ये अपने अंदर होने वाली चेंज को अपोज करता है या उस कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने पढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में भी पढ़ा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, ये बात तो कॉमन है कि सेल्फ इंडक्शन होगा तो कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बट इनके बीच रिलेशन क्या होगा, इंडक्टेंस ऑफ ईएमएफ के बीच। तो दोनों का रिलेशन देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि जो आपका एन फाई होता है दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक। दूसरा आपने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका होगा ई दैट इज इक्वल क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई बाई डी टी हम इसको बोल सकते हैं, या अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे जरा देखो, अगर हम यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल माइनस, ठीक है, डी बाई डी टी क्या हो गया, एन फाई। एन फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, एल आई, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी, और ये हो गया एल इंटू आई। अब देखो इंडक्शन की प्रोसेस में एल तो कांस्टेंट है, बट आई कैसा है, आई वेरिएबल है। आई वेरिएबल है यानी कि आई चेंज होगा, दैट मींस आई बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एल बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल माइनस एल क्या बचा, डी आई बाई डी टी। इट इज द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। या इसी में अगर हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर मैग्नीट्यूड, किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अगर हमको केवल चाहिए तो मैग्नीट्यूड के केस में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल एल इंटू डी आई बाई डी टी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसमें पहला हमारा आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल, ठीक। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल अगर हमको फाइंड करने को बोला जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कॉइल। हम एक कॉइल लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल दैट इज ऑफ रेडियस आर। हमने एक कॉइल ले ली, इस कॉइल की रेडियस कितनी है, आर। सपोज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज आई। कितना करंट पास हो रहा है इस कॉइल से, आई करंट पास हो रहा है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल इज एन। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है, ठीक। सपोज व्हेन वी विल पास द करंट, वी ऑलरेडी नो कि जब करंट पास होगा तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई कॉइल, प्रोड्यूस्ड बाई कॉइल, ठीक है, एट सेंटर, क्योंकि हम इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहां कैलकुलेट करेंगे, सेंटर पे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर्कुलर कॉइल का, म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई बाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन सर्कुलर कॉइल, ठीक। हमको यह भी मालूम है कि इफ वी विल चेंज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि कंडीशन हम अप्लाई कर दें, इफ करंट चेंज, अगर ये करंट क्या होगा, चेंज हो रहा है
देन सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल अगर हम फाइंड करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी जस्ट हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, L इज इक्वल क्या होता है, N इंटू 5I। ठीक, अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल N बाई आई। फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए, वेयर A इज द एरिया ऑफ कॉइल। ये क्या होता है, कॉइल का एरिया होता है। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो L इज इक्वल क्या आएगा, N बाई आई। B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई बाई आर, और एरिया की जगह अगर हम चाहें तो हम पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एरिया को ए लिखना है तो हम एरिया को ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यहां से अगर हम बात करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल कॉन्स्टेंट पहले ले लेंगे म्यू नॉट बाई 2, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब देखो इस आई से ये आई कैंसिल, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन स्क्वायर बाई आर इंटू, अभी हम चाहें तो हम यहाँ पे एरिया ही लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको एरिया लिख लें, या हमारे पास ऑप्शन है, हमने क्या बोला, अगर हम इसको चाहें तो हम एरिया की वैल्यू को प्लेस करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखिए। अगर हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन स्क्वायर बाई आर इंटू एरिया की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर। आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, देन वी गॉट एल इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई आर। दिस इज the self inductance of a plain circular coil that have n number of turns in it. Clear? n number of turns. अब यहां से एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो यहां से निकल के आती है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, दैट विल डिपेंड ऑन n स्क्वायर एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन r, यानी कि रेडियस। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना तो उसके करंट पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सिंपली द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द रेडियस। अगर हम किसी कॉइल का, प्लेन सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते जाएंगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर हम उसकी रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो भी उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। इसके अलावा वो किसी तीसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, सिंपल सा मेथड है। पहले तो जो ज्योमेट्री हमको दी जाएगी हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में प्लेस करके कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, अगर हम किसी इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, हम इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर को रैप करके, ठीक है, एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें जब हम करंट पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सपोज हम कितना करंट इसके थ्रू पास कराते हैं, वी विल पास द करंट आई थ्रू इट, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल इज n एंड द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज l। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n है, और इस सोलेनॉइड की हमने लेंथ कितनी मानी है, l। सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सोलेनॉइड इज a। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सोलेनॉइड का, a है। ये बात तो क्लियर है कि जब भी हम इसमें करंट पास कराएंगे तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होने का मतलब होता है कि इसके अंदर से फ्लक्स पास होगा। अब अगर हम करंट को चेंज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा दैट मींस इंडक्शन की प्रोसेस इसमें होगी, इंडक्शन की प्रोसेस होगी तो हमको इंडक्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। वो तो एक मतलब सीरियल है, क्या है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स पास होता है, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। ये एक पूरा सीक्वेंस है इंडक्शन का। इस सीक्वेंस को तो हमको लगभग हर जगह फॉलो करना है, बट अभी फिलहाल में अगर हमको इंडक्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी समझिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई। ठीक है,
n बाई एल इंटू आई, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट मे बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू एन आई। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू द कैपिटल N बाई एल, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन आगे अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी वही बात है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का है, किसी के लिए भी एक कॉमन फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, L इज इक्वल एन इंटू फाइव बाई आई। फाइव की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, n बाई आई। फाइव की वैल्यू होती है b इंटू ए, बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल एन बाई आई, और ये क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई, इंटू क्या हो गया, एरिया। देखो आई से आई कैंसिल यहाँ पे होता है, और कैंसिल होने के बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल फाइंड L इज इक्वल म्यू नॉट, कॉन्स्टेंट आ गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। ठीक है, L लेंथ हो गई यहाँ पे, स्मॉल l हमने मानी है लेंथ, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, L। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है कि स्मॉल n इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल N बाई एल, या हम यहाँ से कैपिटल N की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, स्मॉल n इंटू एल। अगर हम कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू एल रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, L इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर है, दैट मीन्स स्मॉल n स्क्वायर एल स्क्वायर ए बाई एल। अब यहाँ पे देखो L से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अगर L से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n स्क्वायर इंटू एल ए। ये भी क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और देखो यूनिट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। प्रोसीजर वही है कि पहले हम ज्योमेट्री का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, देन वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स और इजीली कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब देखो ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को अगर हम सिंपली बात करें तो ये होती है आपकी सोलेनॉइड कॉइल जो होती है, सोलेनॉइडल कॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इंडक्टर बोलते हैं। फिलहाल में हमको कैलकुलेशन करना है एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इंडक्टर, यानी कि किसी भी इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है या कितनी स्टोर होती है। तो अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करते हैं तो कैसे स्टोर होती है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा दिया है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन सेटिंग अप करंट इन द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस सप्लाइड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। ठीक, तो कैसे स्टोर हुई उसका एक सिंपल सा रीजन समझो, तरीका जो डिफाइन किया। जैसे हमारे पास ये एक इंडक्टर है या एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में जब हम करंट पास कराएंगे, ये वायर है, और इस वायर में जब हम करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने पे हमने क्या पढ़ा था कि जब इसमें करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर हम मैग्नेटिक करंट पास कराते तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट मीन्स इसके अंदर से क्या पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिनको हम फ्लक्स बोलते हैं। अब यहीं पे हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि हम करंट को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, करंट को चेंज, करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। अब ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज, किसको अपोज करेगा, ये अपोज करेगा किस प्रोसेस को, जिसके कारण ये डेवलप हुआ। किसके कारण डेवलप हुआ था, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। अब अगर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन को निग्लेक्ट करते हुए हम चेंज इन करंट को कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो हमको इस चेंज इन करंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन है फिर भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी,
ड्यू टू द अपोजिशन ये प्रोसेस क्या होती जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो इंडक्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन अगर हमें इंडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है तो इस अपोजिशन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ जो इस सोलेनॉइड को करंट प्रोवाइड करा रहा था। अब वो सोर्स जो वर्क करेगा वही वर्क इस सोलेनॉइड में या इस इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया एनर्जी का, एनर्जी क्या फॉर्मूला आया, एनर्जी इज इक्वल आया है वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, अब देखो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन Q इंटू डीवी, Q इंटू डीवी। ठीक है, अब Q इंटू डीवी, यहां पे Q तो हमारे पास चार्ज है, डीवी क्या होता है, डीवी इज द पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ पे पोटेंशियल तो हमारे पास है नहीं, तो पोटेंशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू डी ई। डी ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात समझो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Q इंटू डी ई, क्यू क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज की अगर हम बात करेंगे और ये डीवी क्या है, डीवी वोल्टेज होता है। तो अगर हम इस चार्ज को कन्वर्ट करें, चार्ज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन भी देख लीजिए, इंटीग्रेशन Q इज इक्वल क्या होता है, दैट इज इक्वल आई इंटू डी टी। क्या होता है, आई इंटू डी टी। ठीक, अब ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की भी बात समझ लीजिए। ईएमएफ का फॉर्मूला, ये जो आपका डीई है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या हमने पढ़ा है, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर देखते हैं तो देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या, E इज इक्वल क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो यहां पे क्या आया है, इसको अगर हम रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये जो डीई है, ठीक है, Q इंटू डी ई, या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, E इंटू डी क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिस में बी रिटन एज E इंटू डी क्यू। ठीक है, E इंटू डी क्यू अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू है, E इंटू डी क्यू लिखा हुआ है, या सॉरी पहले हम क्या लिखते हैं, V इंटू डी क्यू लिखेंगे, V, दिस में बी रिटन एज V इंटू डी क्यू। ठीक है, V इंटू डी क्यू है, V की जगह हमने लिखा E इंटू डी क्यू। E की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो माइनस साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। ये E की वैल्यू हो गई, और डी क्यू इज इक्वल क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल हो जाएगा I इंटू डी टी। ठीक, क्योंकि आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, I इज इक्वल क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये भी हो गया, डी क्यू इज इक्वल आई इंटू डी टी। जरा देखो, डी टी से डी टी कैंसिल, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इंटू डी आई। ठीक है, अब देखो लिमिट देखो, करंट को हम क्या कर रहे हैं, करंट की जो रेंज है, करंट की रेंज हम कहां से ले जाते हैं, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक चेंज करेंगे, आई नॉट तक। तो लिमिट रहेगी जीरो टू आई नॉट, जीरो टू आई नॉट रेंज है, जीरो टू आई नॉट, ये एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन एल इंटू डी आई, सॉरी आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, U इज इक्वल एल आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन होता है आई स्क्वायर बाई टू। क्या होता है, आई स्क्वायर बाई टू, यानी कि पहले हम इसके इंटीग्रेशन को यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, U इज इक्वल एल इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट इसकी क्या हो गई, जीरो टू आई नॉट। और जीरो टू आई नॉट जैसे ही हम इसकी लिमिट इंप्लीमेंट इसमें करेंगे तो लिमिट इंप्लीमेंट करने पे क्या आएगा, U इज इक्वल एल, ठीक है, ये क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो होगा, तो वन बाई टू को हम कॉमन ले लेते हैं या बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एल इंटू
I naught square. This is the energy stored in any inductor. ये फॉर्मूला होगा एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इंडक्टर का। क्लियर है? ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द एनर्जी डेंसिटी। अब देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। जब भी हम बात डेंसिटी की करते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमने इंडक्टर के लिए बात करी, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई? हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। अब अगर हम इसी एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सिंपली हम क्या बात करते हैं, अगर हम एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, U इज इक्वल क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब अगर इसी एनर्जी डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो U इज इक्वल, एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा? हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई क्या है? वॉल्यूम है। ठीक, अब इसी वॉल्यूम के लिए हम सब किसके लिए बात करते हैं? फॉर सोलेनॉइड। तो अब यहां पे देख लो, सोलेनॉइड के लिए आपने क्या बात करी है? सोलेनॉइड के केस में वैल्यू प्लेस करोगे तो U इज इक्वल हाफ। सोलेनॉइड का भी हमने इंडक्टेंस क्या फाइंड किया था? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू आई तो था ही नहीं, एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ठीक, जस्ट अभी फाइंड किया था सोलेनॉइड का। क्या फाइंड किया था? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। ठीक, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। इंटू में क्या है? आई नॉट स्क्वायर है। अब देखो इसके आई नॉट स्क्वायर के आगे डिवाइडेड में क्या है? वॉल्यूम। सपोज हमारे पास सोलेनॉइड है, ये अगर सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेंथ और एरिया, मान लीजिए ये सोलेनॉइड था इस टाइप से, ये सोलेनॉइड है, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सॉरी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू एल। ठीक, अगर हम इसका A इंटू एल करते हैं तो यहाँ पे देखो A से A कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? U इज इक्वल हाफ म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एन स्क्वायर एल इंटू एल क्या हो गया? एल स्क्वायर। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, U इधर लिख लेते हैं साइड से। क्या लिख सकते हैं हम इसको? क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल, देखो हाफ, ठीक, ये म्यू नॉट है, हम इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया, इंटू कैपिटल एन बाई एल का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल एन स्क्वायर इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। समझना, एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? स्मॉल एन में, तो स्क्वायर बन गया उसका। म्यू नॉट का स्क्वायर कर लिया और म्यू नॉट से हमने डिवाइड कर लिया ताकि हमें ऊपर वाले टर्म परफेक्ट स्क्वायर में मिल सकते हैं। तो U इज इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ये क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई नॉट होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब जरा देखो, म्यू नॉट इंटू एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या होता है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि अगर हम यहां से बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? हाफ म्यू नॉट, अब म्यू नॉट तो बचेगा नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, तो दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला आया? हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये सोलेनॉइड के केस में आ गया। क्लियर है? वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन एनी डिवाइस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी भी एनर्जी डेवलप होती है, स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉइल थी, उसी कॉइल में हम करंट को चेंज करा रहे थे, उसी कॉइल में, सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि whenever two coils are placed near to each other and the current passing through the first coil is changed, as a result of that EMF is induced in the neighboring coil or secondary coil. The phenomena is known as mutual induction.
यानी कि दो कॉइल हैं आपके पास, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, आमने सामने रखी हुई है या आसपास रखी हुई है, हम इसमें करंट पास कराते हैं, तो करंट पास, ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2, क्या होगा, करंट पास होगा फर्स्ट कॉइल में, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही होंगी ऐसी, ठीक है, इधर से निकल रही होंगी, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से क्लोज लूप बनाएंगी। तो होगा क्या कि जब फर्स्ट कॉइल में हम करंट पास कराएंगे तो ये फर्स्ट कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स किससे पास होगा, सेकंड वाली कॉइल से, सेकंड वाली कॉइल से फ्लक्स पास होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर हम इसका करंट चेंज करते हैं पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसका, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा दैट मींस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एंड चेंज, और एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ किस में डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है, ड्यू टू द चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नाइबरिंग कॉइल, इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या डिफाइन हमने किया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द टू नाइबरिंग कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस एनी काइंड ऑफ करंट flowing in the other by developing mutually induced EMF called mutual induction। अब होगा क्या, सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, ये EMF क्या करेगा, जैसे ये EMF डेवलप होगा, इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इंड्यूस्ड। ये लेंज का सिंपल सा लॉ है, ये सृष्टि का नियम है कि जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा, यानी कि जैसे ही EMF सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगा, ये कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या था, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, दैट मीन सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट चेंज हो रहा है, उस चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब जब बात म्यूचुअल इंडक्शन की हो रही है तो ये भी बात करते हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है बिटवीन द टू कॉइल, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द टू कॉइल्स, आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। सेकंड डिपेंड करता है देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, ये बात बहुत सही है, मान लीजिए कॉइल ऐसी रखी है तो फ्लक्स पास होगा, एक कॉइल ऐसी होती है, एक कॉइल यहाँ ऐसी रखी होती, फ्लक्स ही पास नहीं होता। ठीक, फ्लक्स पास नहीं होता तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। थर्ड है सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, ये भी मैटर करता है। मान लीजिए एक कॉइल यहाँ रखी है, एक कॉइल हम जाके बहुत आगे रख दें, काफी दूर रख देंगे तो वहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी नहीं डेवलप होगा। यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो भी मैटर करता है। एंड द लास्ट वन, मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच दे आर बाउंड, यानी कि कोर मटेरियल, जिस कोर मटेरियल पे बाउंड करके कॉइल बनाई जा रही है उस पे भी ये डिपेंड करता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करने की अगर देखते हैं तो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्शन की प्रोसेस तो पढ़ ली, बट यहां से कांस्टेंट भी डेवलप होके आएगा जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो भी समझते हैं। जैसे हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल ये है, ठीक, ये फर्स्ट कॉइल है, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न इस कॉइल में क्या है, N1, करंट फ्लो हो रहा है कितना, I1। दूसरी कॉइल इसके पास रखी है। अगर हम इस कॉइल में करंट पास कराते हैं तो हमने प्रोसीजर क्या पढ़ा कि व्हेन वी विल पास द करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और जब फ्लक्स पास होगा दैट मींस चेंज इन करंट के कारण ईएमएफ भी इंड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 है। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन बन जाता है। क्या रिलेशन बन जाएगा, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। यानी कि फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल की। अब देखो यहाँ पे करंट इन प्राइमरी कॉइल दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम यहाँ से रिमूव कर दे तो ये क्या हो जाएगा, N2 phi2 इज इक्वल, एक कांस्टेंट आ गया M इंटू I1। यानी कि अगर हम यहाँ से M की वैल्यू निकालते हैं तो M इज इक्वल क्या आएगा, N2 phi2 बाई I1, और यहाँ पे ये जो M है दिस इज द कांस्टेंट दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको,
म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, या इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये भी इंडक्टेंस है, सेम फॉर्मूला होता है, यानी कि इसकी यूनिट भी कैसी क्या होगी, एसआई यूनिट इज हेनरी, इसकी भी एसआई यूनिट हेनरी होगी। क्लियर? तो जो सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस थी ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन की भी प्रोसेस है। फर्क केवल इतना है, सेल्फ इंडक्शन में जिस कॉइल में करंट चेंज होता था ईएमएफ भी उसी में डेवलप होता था, यानी कि खुद के कर्मों की सजा खुद को मिल रही थी। यहां पे फर्क केवल इतना है कि करंट एक कॉइल का चेंज होता है, ईएमएफ दूसरी में इंड्यूस हो जाता है, यानी कर्म कोई और करेगा, सजा किसी और को मिलती है। सिंपल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है संगत की असर वाला, संगत में रहोगे तो कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे जो मेन रीजन है या मेन पॉइंट है जिस पे हमको फोकस करना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो ईएमएफ चेंज इन प्राइमरी कॉइल के करंट को अपोज करेगा, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा। क्लियर है? अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये हमको मालूम पड़ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। हम कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या बात करते हैं, सपोज दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, एक सोलेनॉइड ये है, ठीक, एक सोलेनॉइड मान लीजिए ये है। क्लियर? इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n1, नंबर ऑफ टर्न n1, ठीक, नंबर ऑफ टर्न इसमें n1 है, ये n1 नंबर ऑफ टर्न है, लेंथ कितनी है l, ठीक। ये कोएक्सियली रखा हुआ है एक दूसरे सोलेनॉइड के अंदर, हमने एक दूसरा सोलेनॉइड और लिया, ये है एक दूसरा सोलेनॉइड, ठीक। अगर हम इस सोलेनॉइड की बात करें तो देखो इस सोलेनॉइड में भी हमने रैपिंग कर रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इसमें बात करते हैं, सपोज द नंबर ऑफ टर्न इन दिस सोलेनॉइड, ये जो आउटर सोलेनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है n2, इनर वाले में कितना था n1। सपोज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड इज a, कितना है a। नाउ वी विल कंसीडर दैट कि करंट विल पास थ्रू द आउटर सोलेनॉइड दैट इज I। कितना करंट हमने पास कराया, I करंट पास कराया। अब अगर हम यहाँ पे I करंट पास करा रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए कि ये जो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, कोएक्सियल का मतलब है कि इन दोनों की जो एक्सेस है वो कैसी है, सेम। अगर हम इन सोलेनॉइड्स की बात करते हैं तो नाउ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड्स के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल n2 phi2 अपॉन I1। मान लीजिए ये जो आउटर है इसको हमने n1 मान लिया, इनर वाले को हमने क्या मान लिया n2, करंट हो गया क्या I1, अंदर वाले में n2 नंबर ऑफ टर्न, अंदर वाले को हमने सेकेंडरी माना, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं तो देखो वैल्यू प्लेस करने पे क्या होगा, m इज इक्वल n2 बाई I1। फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, प्राइमरी का, बट एरिया किसका होगा, सेकेंडरी कॉइल का। क्योंकि प्रोसीजर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी में फ्लक्स पास होगा और सेकेंडरी में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का रहेगा, एरिया किसका रहेगा, सेकेंडरी का। हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, वैल्यू प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल n2 बाई I1, n2 बाई I1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड, यानी कि फर्स्ट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट इंटू n1 बाई l इंटू a, ठीक, सॉरी म्यू नॉट इंटू n1 इंटू बाई l इंटू I1। क्लियर? और ये एरिया कहाँ है, बाहर आ जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है I1 से I1। अगर हम इसको कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल म्यू नॉट इंटू n1 इंटू n2 बाई l इंटू a। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए,
इस फॉर्मूले से क्या क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? N1 पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? N2 पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे। यानी कि ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है ये किसके लिए है? एयर कोर सोलेनॉइड के लिए था। अगर हम सोलेनॉइड का कोर चेंज कर दें, किसी अदर मटेरियल को रख दें, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूला भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोर चेंज कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि मीडियम पर भी ये डिपेंड करेगा। क्लियर? तो कोएक्सियल सोलेनॉइड, देखो फिनोमिना वही है, मेथड वही है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ड्यू टू द चेंज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स से ईएमएफ। तो पहले हमारा स्टेप क्या आएगा? करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम फॉर्मूले में रखेंगे इंडक्टेंस के में, तो इंडक्टेंस हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है। जैसे हमने बोला कि किसी भी सिस्टम में मोर देन वन सोलेनॉइड लगे हुए हैं या मोर देन वन कॉइल लगे हुए हैं, तो जब भी उसमें करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने पे क्या होगा? अगर दो कॉइल या दो कंडक्टर हैं, दो सोलेनॉइड हैं, तो वहां पे सेल्फ इंडक्शन भी होगा और म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो किसी भी सिस्टम में जब दोनों इंडक्शन एक साथ होते हैं तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन को रिलेट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यानी कि सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स द अदर कॉइल। ठीक है? दैट लिंक्स द अदर कॉइल। अब यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो एम होता है म्यूचुअल इंडक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेल्फ इंडक्शन ऑफ बोथ कॉइल्स। दो कॉइल हैं तो दोनों के सेल्फ इंडक्शन के प्रोडक्ट के जो रूट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन फाइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के। ये क्या हो गया? रूट ऑफ L1 इंटू L2। यहां पे ये जो कांस्टेंट k है, दिस कांस्टेंट k इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज। अब देख लीजिए, वैसे तो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, हम बहुत जल्दी इसको समझ लेते हैं। इंडक्टर्स इन सीरीज क्या होगा? सपोज वी हैव टू और मोर देन टू, थ्री इंडक्टर्स या टू इंडक्टर्स ले लेते हैं। चलो हमारे पास दो इंडक्टर है, हमने इसकी इंडक्टेंस मान ली L1 और इसकी इंडक्टेंस मान ली L2। क्योंकि ये सीरीज में है तो देखो सीरीज में एक बात तो कॉमन है कि इनके थ्रू पास होने वाला जो करंट होगा वो कैसा रहेगा? सेम। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो फॉर सीरीज, ठीक, सीरीज के लिए एक बात देखो, सीरीज में जब हम इंडक्शन की बात करते हैं, सीरीज में देखो इंडक्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? इंडक्टेंस निकालनी है। तो क्या होगी? रिजल्टेंट इंडक्टेंस। रिजल्टेंट इंडक्टेंस। अच्छा, रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज इक्वल क्या होगा? आपने फॉर्मूला यहां पे पढ़ा है, इंडक्टेंस L इज इक्वल क्या होता है? एक रिलेशन आप पीछे पढ़ के आए हो, E इज इक्वल L माइनस L DI बाई DT। ठीक, तो यहां से अगर आप बात करते हो मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये माइनस का साइन हट जाता है। यहां से अगर आप बात करोगे तो E इज इक्वल क्या होता है? LDI बाई DT। LDI बाई DT की बात करते हो तो यहां पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट EMF। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट EMF। अब देखो रिजल्टेंट EMF का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल क्या होगा? E1 प्लस E2। क्योंकि ये सीरीज में है तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L इंटू DI बाई DT लिख सकते हैं। ठीक, इट इज इक्वल क्या हो जाएगा? E1 मतलब L1 इंटू DI बाई DT। क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन करंट दोनों में कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज इन करंट दोनों में कांस्टेंट रहेगा, और ये दोनों में अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? L2 इंटू DI बाई DT। ठीक,
अगर हम यहाँ से डी आई बाई डी टी को कॉमन ले लें तो डी आई बाई डी टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा L1 प्लस L2। कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन लिया है, कौन सा म्यूचुअल इंडक्शन, उस म्यूचुअल इंडक्शन इज इग्नोर्ड। हमने म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर करके रखा है, हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये अगल बगल लगे थे, सेल्फ इंडक्शन तो होता ही, सेल्फ इंडक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता, म्यूचुअल इंडक्शन भी होता, बट उस म्यूचुअल इंडक्शन को हम इग्नोर करके चले। क्लियर? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यही अगर हम बात करते हैं किसका, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी समझ लीजिए, सपोज वी हैव टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1 और एक इंडक्टर ये है, इसका इंडक्टेंस कितना है L2, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। अब पैरेलली कनेक्ट होंगे तो देख लीजिए, अगर इसमें हम करंट I पास कराएंगे तो जंक्शन पे आने के बाद करंट भी चेंज हो जाएगा, इसमें I1 और इसमें I2। ठीक, नाउ करंट, कौन सा करंट की हम बात करते हैं, यहां पे हम करंट निकालते हैं नेट करंट, नेट करंट। अच्छा, नेट करंट की अगर हम बात करते हैं तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, di बाई डी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। अगेन वही बात आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल क्या होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी। यहां से अगर हम डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं, डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, E बाई एल। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हम लिख सकते हैं E बाई एल, डी आई वन बाई डी टी है। तो देखो दोनों में पैरेलल है, पैरेलल में EMF सेम रहता है, यानी कि ये E बाई L1 प्लस E बाई L2। अब की बार E कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या आएगा, 1 बाई एल इज इक्वल 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। यहां पर भी कंडीशन वही है जो हमने पीछे बोली थी, क्या कि यहां पर भी हमने म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर किया है। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन इज इग्नोर्ड, म्यूचुअल इंडक्शन इज इग्नोर्ड। हमने यहां पर भी म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर किया हुआ है। क्लियर है? तो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।